हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। क्या है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, क्या होता है इफेक्ट, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं ओवरव्यू। हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, जो था आई इक्वल्स टू वी डी ई इंटू एन इंटू ए। और हमको पता है बाय द रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंज इन पोटेंशियल, जो V होता है वो होता है E इंटू एल। ये कैसे आया? अगर हमारे पास L लेंथ का कंडक्टर है जिसके अक्रॉस V पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो ये क्या होगा? डेल्टा V इक्वल्स टू या V इक्वल्स टू E इंटू एल। ठीक है, चलिए ये बात ही हमको पता है। एक बात और पता है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो होती है E अपॉन एम इंटू टाउ, वेयर टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, m is the mass of electron, E is the charge on electron and capital E is the electric field। ठीक है, देखो अगर ये यहाँ से हम E की वैल्यू निकालें, वो क्या निकल के आएगी हमारे पास? वो आएगी V अपॉन एल। इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर दें तो ये मिलेगा हमको E V एम एल इंटू टाउ। और इस VD को अगर हम I में सब्सटीट्यूट कर दें तो I की वैल्यू मिलेगी हमको VD की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है तो I की वैल्यू मिलेगी हमको E इंटू वी इंटू टाउ इंटू ई इंटू एन इंटू ए अपॉन एम एल। ठीक है, I अपॉन वी जो यहाँ से मिलेगा वो होगा ई स्क्वायर एन ए टाउ अपॉन एम एल, यानी कि V अपॉन आई जो हमको मिला वो मिला एम एल ई स्क्वायर एन ए टाउ। ठीक है, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो V अपॉन आई होता है वो होता है रेजिस्टेंस। तो क्या यहाँ पे हम V अपॉन आई की जगह R लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हमको मिली वो मिली एम एल अपॉन ई स्क्वायर एन ए इंटू टाउ। ठीक है, वेयर M इज कांस्टेंट, L इज कांस्टेंट, E इज कांस्टेंट, A इज कांस्टेंट। ठीक है, बाकी R किस पे डिपेंड करेगा? जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और डिपेंड करता है रिलैक्सेशन टाइम पर, है ना। अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा या घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, सिमिलरली R इक्वल्स टू होता है रो L बाई ए, L इज ऑल्सो कांस्टेंट एंड A इज ऑल्सो कांस्टेंट, सो R विल ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल टू रो। तो जो चेंजेस R में होंगे वही चेंजेस रो में होंगे, और रो क्या है? अपनी रेजिस्टिविटी है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखते हुए हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ बात करते हैं हम पहले मेटल की। जब हम मेटल बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है कंडक्टर से, और मेटल एक कंडक्टर है, मेटल भी तो कंडक्टर्स ही होते हैं। और कंडक्टर के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सेमी कंडक्टर। अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे। कैसे? जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे मतलब क्या कर रहे हैं? हम हीट एनर्जी दे रहे हैं मेटल को। अगर हम मेटल को हीट एनर्जी दे रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है वो उसको एनर्जी मिलेगी। उस एनर्जी से क्या करेगा? वो जो बाउंड है उस फोर्स को तोड़ेगा और फ्री होना चाहेगा, तो फ्री होना स्टार्ट होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इतने नहीं होंगे, बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू, क्योंकि वहाँ पहले से ही बहुत ज्यादा है। अगर मान लो 150 हो भी गए फ्री तो क्या फर्क पड़ना है। ठीक है, तो इस ये जो कंडीशन है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से रेजिस्टेंस का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम देखें रेजिस्टेंस पे क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, जो कि ये बहुत ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट नहीं है अपने लिए, क्योंकि मेटल या कंडक्टर के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होती। लेकिन एक कहानी और बन सकती है। देखो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास काइनेटिक एनर्जी और मिलेगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी और मिलेगी तो जो कोलिजन पहले ज्यादा टाइम में हुई थी वो कोलिजन थोड़ी कम टाइम में होगी। इसका मतलब जो टाउ वो घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स
मेटल या कंडक्टर के पास पहले से ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि ये रिलैक्सेशन टाइम है बहुत ज़्यादा, सारे इलेक्ट्रॉन्स का कम होता जाएगा। तो ये जो हमारे लिए ये जो हमारे पास कंडीशन है ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट है एज कम्पेयर टू दिस कंडीशन, ठीक है। तो टाउ विल बी डिक्रीज, अगर टाउ डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, ठीक है। तो मेटल के केस में ये कंडीशन हमारे लिए सिग्निफिकेंट होती है, ये कंडीशन इनसिग्निफिकेंट होती है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम ग्राफ बनाएं टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का, है ना, तो वो कुछ इस प्रकार बनता है। ये किसके लिए है? ये है कॉपर के लिए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर के पास जो स्मॉल एन है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो बहुत कम है एज कंपेयर टू कंडक्टर। तो यहाँ अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यहाँ अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलते हैं हम? आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू घटना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से बहुत कम है, अगर उसमें कम में थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो ये हमारे लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। अगर हम सेमीकंडक्टर का ग्राफ बनाएं तो वो कंडक्टर के ग्राफ से जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। टेम्परेचर और रेजिस्टेंस, तो ये कुछ आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल की तरह, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर बात करेंगे हम थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की। चलिए अब जो बात करेंगे वो करेंगे हम थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की। देखो चेंज इन रेजिस्टेंस किस किस बात पर डिपेंड करता है, तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कि इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है। जितना ज़्यादा इनिशियल रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हमारा चेंज इन रेजिस्टेंस होगा। अगर पहले से ही मान लो हमारे पास रेजिस्टेंस कम है तो उसका चेंज भी कम होगा, अगर रेजिस्टेंस पहले से ही बहुत ज़्यादा है तो उसका चेंज भी ज़्यादा होगा। दूसरी बात, ये डिपेंड करता है कि चेंज इन टेम्परेचर कितना है, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों बातों पर ये डिपेंड करता है। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंबाइन कर दें तो डेल्टा आर विल बी प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी। यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे साइन को, तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। और अल्फा क्या है? हमारा थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जो अल्फा है यही हमारा क्या होता है? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये कांस्टेंट है, क्या है ये? कांस्टेंट, ठीक है। एक गिवन मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट इसकी जो होती है वो होती है 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि टेम्परेचर की यूनिट एसआई यूनिट तो केल्विन होती है, बात सही है, लेकिन चेंज इन 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है, चेंज इन 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 1 केल्विन के ही इक्वल होता है। तो अगर हम चेंज इन टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस लें या केल्विन लें तो हमारे आंसर में कोई भी डिफरेंस आना नहीं है, ठीक है। यूनिट कैसे आती है? देखो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम। इसकी यूनिट क्या होगी? ओम। ओम से ओम कैंसिल कर जाएगा तो अल्फा की यूनिट क्या आएगी? 1 टेम्परेचर की यूनिट। और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? टेम्परेचर नहीं, वो भी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर की चेंज CHANGE, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर की यूनिट होती है वो चाहे 1 सेल्सियस लो या केल्विन लो, दोनों ही सेम आती है, ठीक है। इसको अगर हम और सॉल्व करें तो डेल्टा आर क्या होता है? चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। अगर यहाँ से हम आर एफ की वैल्यू को निकालें तो क्या आएगी? आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, यानी कि आर एफ की जो वैल्यू आ रही है, अगर यहाँ से हम आर नॉट कॉमन ले रहे हैं तो वो आएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी भी क्या होगा? टी एफ माइनस टी नॉट। टी एफ इज द फाइनल टेम्परेचर, टी नॉट इज द इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? देखो अल्फा की वैल्यू को भी कर सकते हैं यहाँ से कैलकुलेट। तो अल्फा क्या होगा? अल्फा होगा
अल्फा होगा डेल्टा आर अपॉन आर नॉट डेल्टा टी। ठीक है, लिख सकते हैं जो आर एफ है वो है फाइनल रेजिस्टेंस। क्या है? फाइनल रेजिस्टेंस। ठीक है, जो आर नॉट है वो क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक, टी एफ क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर। और टी नॉट क्या होगा? इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, डेल्टा टी क्या होगा? टी एफ माइनस टी नॉट। चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। और देखो हमको पता है जो रेजिस्टेंस है वो होता है रो एल बाई ए। एल और ए तो कांस्टेंट होते हैं, तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है किसके? रो के। तो जितनी भी हमने निकाले हैं फॉर्मूला, जहाँ पे भी आर है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं रेजिस्टिविटी से। तो रेजिस्टिविटी की टर्म में ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेंगे, डेल्टा रो इक्वल्स टू अल्फा रो नॉट डेल्टा टी। ठीक है, दूसरा बनेगा रो एफ इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक, और जो लास्ट है अल्फा वाला वो कुछ ऐसे बनेगा, डेल्टा रो अपॉन रो नॉट डेल्टा टी। ठीक है, तो ये होता है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमको सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।